अमेरिका के बीच जो डील हुई है, जिसका एक फाइनल हम रूपरेखा जो है वो मार्च में देखेंगे, लेकिन उसको लेकर बात हो रही है। कल किसान इसको लेकर आंदोलन अपना शुरू करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वो ट्रंप का पुतला भी फूकेंगे। तो क्या किसानों के साथ किसी तरह की का जो ये ट्रेड डील है वो बहुत बड़ा क्या नुकसान करने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पब्लिक इंडिया के साथ मेरा ये नया सफर है और उम्मीद है कि आप मुझे भरपूर सहयोग और अपने प्यार से नवाजेंगे और इसी तरीके से मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी हर रोज। और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजू पार्लेकर जी, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते हैं। आज राजू जी से हम ये बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल देश में जो कुछ घटित हो रहा है, लोकसभा के अंदर से लेकर पार्लियामेंट के अंदर से लेकर और सड़कों तक, वो किस तरफ जा रहा है। एप्स्टीन फाइल से लेकर अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील और उसके साथ साथ जो नरवणे हैं, उनकी जो किताब है, उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है, वो आखिर कहां जा रहा है। अगर लोकसभा के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, उनकी जबान बंद कर दी जाएगी, उनका मुंह सी दिया जाएगा, उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, तो फिर देश में क्या वाकई में लोकतंत्र उस तरह से बचा है, ये भी एक सवाल है। अगर मोदी जी चाहें तो वो किताब लेकर बात कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं और इसको लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वो किताब जिसको लेकर बवाल है, वो जाहिर सी बात है कि भारत में तो सर्कुलेटेड नहीं है, लेकिन भारत के बाहर वो पब्लिश भी हो चुकी है और उसके साथ साथ आप उसको पढ़ भी सकते हैं। हाँ, तो ये है कि ऑनलाइन उसकी कॉपीज जो है वो अलग अलग तरीके से सर्कुलेट भी की जा रही हैं। राहुल गांधी के पास वो किताब है, राहुल गांधी हर रोज पार्लियामेंट के बाहर उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनको इस पर बात नहीं करने दी जा रही है। बात एप्स्टीन फाइल की भी करेंगे कि भारत जैसे देश में आखिर इसको लेकर सिर्फ छोटी मोटी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, इसको लेकर कोई एजिटेशन। आप यूके में देखें कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी कुर्सी तक जाने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, जिसका एक फाइनल हम रूपरेखा जो है वो मार्च में देखेंगे, लेकिन उसको लेकर बात हो रही है। कल किसान इसको लेकर आंदोलन अपना शुरू करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वो ट्रंप का पुतला भी फूकेंगे। तो क्या किसानों के साथ किसी तरह की का जो ये ट्रेड डील है वो बहुत बड़ा क्या नुकसान करने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे राजू जी से। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में और मेरे साथ इस नए प्लेटफॉर्म में। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मेरा और आपको भी बधाई। जी, शुक्रिया। राजू जी, मेरा आपसे पहला सवाल, सबसे पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? कहाँ जा रहे हैं हम? अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बाहर कुछ नहीं बोलने दिया जा रहा, अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक उनको लेकर जिस तरह के अपशब्द, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब गिरिराज सिंह भी इसमें कूद गए हैं एआई जनरेटेड पोस्टर्स के साथ। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि नरवणे जी की किताब जो को लेकर जो हंगामा हुआ और राहुल जी ने जो नरवणे जी की किताब पे जो उसमें लिखा है, उसमें खुलासे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि चाइना अंदर आया और इन्होंने उनको छोड़ दिया ऐसे ही हमारी सेना को, लेकिन अग्निवीर के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है, वो भी बहुत गंभीर है। और अग्निवीर के लिए सेना तैयार नहीं थी, ये इनके क्रोनीज के लिए एक सिक्योरिटी बनाने की या उनकी अपनी सेना बनाने के लिए घुसाई गई चीज है। ये समझ में आता है जब नरवणे की किताब का जो जिक्र उन्होंने किया, उससे पॉइंट्स कई जगह पर छप के आए हैं, वो मैंने पढ़े हैं, जैसे कि कारवान में आए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अपनी, भले ही लोकसभा में, उस पर हम आएंगे, लोकसभा में उनको रखने नहीं दी गई या ये बात बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं रखने दी, लेकिन राहुल गांधी देश तक पहुंचाने में कामयाब रहे और विपक्ष भी ये देश तक पहुंचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब विपक्ष को दूसरा मुद्दा उठाना चाहिए, दो मुद्दे।
एक तो ट्रेड डील का मुद्दा भयंकर है, और दूसरा एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी से लेके मोदी जी से लेके हरदीप पुरी से लेके सबका जो नाम आया है, और वो नाम ऐसे ही नहीं जैसे पुतिन का भी नाम आया है। लेकिन पुतिन का नाम क्यों आया है कि पुतिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे हैं। और जैसे कि लेडी डायना, उनकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है एप्स्टीन, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। तो वो बात अलग है। लेकिन मोदी जी का जो नाम आया है वो एक तरह का अलग, यानी हरदीप पुरी साहब का और अनिल अंबानी का तो सीधी सीधी, यानी जो राफेल डील बाद में हुई और कई चीजें, वो क्विड प्रो क्यो का नाम है। तो ऐसे में तो विपक्ष विदेश में, यूरोप में तो रिजाइन कर रहे हैं लोग। लेकिन मोदी जी, आपने कहा कि कुर्सी से लोग जा रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी लेकर जाएंगे, कुर्सी से नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है जो आज हो रहा है उससे। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना जरूरी है विपक्ष को कि ये जो डील्स हो रही है, सबसे बड़ी बात, तीन बातें हैं। एक ट्रेड डील, दूसरा एप्स्टीन फाइल में जो डिफेंस डील्स और बाकी सारी चीजें हुई, देश की अक्षुण्णता, प्रभुता, संप्रभुता को बेचा गया इजराइल को, जायोनिस्ट लॉबी को पूरी तरह से शरण आ गए हैं हमारे पूरे कोटरी जो आरएसएस बीजेपी की। इस बात पे बात होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पीएम केयर को जो नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया गया, वो हमारे पैसे हैं, लोगों के पैसे हैं, और जिस तरह से उसको किया गया नॉन ट्रांसपेरेंट, तो वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 12,000 करोड़ अगर प्रधानमंत्री अपने मानते हैं तो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मानते हैं तो गड़बड़ है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री का नाम पीएम और राज्य मुद्रा भारत की, जो लोगों की राज्य मुद्रा है, सवर्न पीपल की राज्य मुद्रा है, उसको इस्तेमाल करके अगर आपने 12,000 करोड़ रुपए ऐंठे हैं, तो आपको लोगों को उसका हिसाब देना आप बाध्य हो। आप नरेंद्र मोदी के नाम से वो नहीं निकाली गई थी कि नरेंद्र मोदी जी को मदद करिए, समझे। तो ये तीन मुद्दे हैं जिसपे हमको बात करनी चाहिए। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो धान और खाद और बाकी सारी चीजें जो अब अमेरिका से हमारे यहाँ आएगी, जो ट्रंप साहब ने जो जो लिखा है उसको कोट करके मोदी जी ने बस हाँ भरी है, और ऊपर बस 3-4 लाइनें ऐसी लिखी, डियर माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, लव यू, ये वो। अब तो वैलेंटाइन डे तो परसों ही है, तो फिर ये सारी चीजें लिखकर फिर उन्होंने लिखा है कि हाँ तुम कह रहे हो वो सही है। यानी वो सिर्फ ममा लिखते तो भी चलता, इतना स्पष्ट रूप से उन्होंने एक्सेप्ट किया हर चीज को, इतना शरण आ गए वो। तो बात यह है कि अब इसमें देखिए, आज मोदी जी वही करेंगे जो नेतान्याहू कहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार इज एंस्लेव्ड, वी आर एंस्लेव्ड बाय इजराइल। ये बात समझिए आप। हमारे यहाँ मुसलमानों की इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है, ये जो सारी आपको देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लोग अचानक मर जाते हैं और या कुछ होता है, ये टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है मोसाद और जायोनिस्ट लॉबी का। ये दुनिया भर में उन्होंने इस्तेमाल किया है। भारत में उनको फुट होल्ड नहीं मिल रहा था 2014 तक, और इसलिए हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत भी हो गई। आप समझिए, जिस तरह से मोदी जी के बारे में, यानी प्रधानमंत्री के बारे में, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के बारे में, मैं उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, ऐसा अध्यक्ष अगर कहता है, शब्दों का चयन भी देखिए किस तरह से उन्होंने किया। वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे नहीं मालूम किस लिए प्यार करता है, लेकिन मैं उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। ये धमकी है। आप समझिए कि अगर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री यानी देवेगौड़ा भी होते ना, तो भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का बिना सोचे समझे जबड़ा हिला देते। भारत नाम की कोई चीज आपके पीछे है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी को भारत की महानता और भारत की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वो अपनी सत्ता, कुर्सी, क्रोनीज और रुपए पैसे में जो इकट्ठा किए वो, और आरएसएस बीजेपी का वो जो इकोसिस्टम है उसमें मगन है। तो भारत के लिए वो क्या लाए हैं? भारत के लिए एक बर्बादी ला रहे हैं। अमेरिकन मार्केट खुलना हमारे लिए, देखिए उन्होंने क्या कहा, और एक अपमान भारत का हो रहा है, मोदी जी का नहीं, समझिए आप। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे, भले कैसे ही बैठे हैं, राजीव कुमार गणेश की मदद से बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं। तो दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो
वो लोग डम कर रहे हैं, हमें डम यार्ड बनाया। बिल गेट्स हमारे यहाँ बच्चों को वैक्सीन डम कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है। फिर बिल गेट्स का थोड़ा चरित्र पूरा आ गया है एप्स्टीन फाइल में। तो वो वैक्सीन किसने पर हमारे एफडीए ने तय किया है क्या, देखा है क्या, किसी हमने थर्ड पार्टी से उसको जांच कराई है बिल गेट्स के इरादों की? नहीं। जो खाता ना वही, जो मोदी शाह कहे वही सही, ये लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। फिर 100 200 250 करोड़ का बजट कर दिया आईबी के लिए, यानी नए उपकरण इजराइल से आएंगे जिसमें हमें पेगासस से ज्यादा खतरनाक चीजें हमारे सर्विलेंस में लग जाएगी, आपके और हमारे आम आदमी के। और हर एक का बचत खाता, उसका बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें मोदी जी देखना चाहते हैं और शाह जी देखना चाहते हैं, लेकिन उनका पीएम केयर का पैसा किसी को नहीं दिखाएंगे। अरे आप पब्लिक सर्वेंट हो, हम नहीं, हम जनता है। हमारा देखिए, राजपाल यादव कुछ 2.5 करोड़ के लिए अंदर गए हैं, लेकिन हजारों करोड़ जिन्होंने कर्जा लेकर बैंक को डुबाया, वो सारे मोदी मित्र जो हैं, वो तो राइट ऑफ कर दिया उनका कर्जा। अनिल अंबानी अभी भी तो कुछ भी हो लेकिन बाहर तो है, राजपाल यादव जैसा अंदर जाना नहीं पड़ा उनको। तो आप समझिए कि ये जो देश का हो रहा है, देखिए अब किसान जो है बर्बाद होने जा रहा है। अमेरिकन माल जो है वो हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से अमेरिकन दूध, अमेरिकन चीज, अमेरिकन, तो हमारा किसान करेगा क्या, क्योंकि इतना डम हो गया माल। तो एक तो हमारे, और दूसरी बात, यानी मैं किसानों पे आता हूं, वो जेनेटिकली म्यूटिलेटेड, सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आता है हमारे यहाँ, तो समझिए आप डायबिटिक कैपिटल है डायबिटीज की, उससे ज्यादा खतरनाक बीमारियों की कैपिटल बन जाएगी, तो दवा भी आएगी उनसे। फिर आपके लिए देखिए, वो लोग अंडरवेयर से लेके हार्ले डेविडसन तक सारी चीजें जीरो टैरिफ पे भारत को दे रहे हैं। तो भारत के पूरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो नाच रहे बेगानी शादी में अभी और मास्टर स्ट्रोक बता रहे, वो क्या करेंगे और किसान क्या करेंगे और जवान क्या करेंगे? हम बिना युद्ध लड़े ही हार चुके हैं, और वो सिर्फ एक आदमी की कुर्सी बचाने के लिए, या 2 आदमी की कुर्सी और बाकी लोगों का इकोसिस्टम बचाने के लिए, 4 लोगों का, 2 लोगों का साम्राज्य बचाने के लिए, 3 लोगों का साम्राज्य बचाने के लिए, और 2 लोगों की कुर्सी बचाने के लिए। इतने सारे लोग गुलाम हो गए अचानक, जो हमने आजादी मुश्किल से पाई थी। राजू जी, सवाल तो ये है राजू जी कि एक लास्ट मुद्दा मैं बताता हूं। कंटिन्यू। अमेरिका ने ये तक कहा है कि हम पुलिसिंग करेंगे। आपका जो पुराना दोस्त है, जो हमेशा अच्छे बुरे टाइम में सही रहा है, रशिया, रूस से आप तेल नहीं लेंगे, ये हमको आपने बताया, वो काफी नहीं है, हम पुलिसिंग करेंगे। और अगर आप तेल लेते वक्त पकड़े गए तो आपको और ज्यादा 25% टैरिफ देना होगा, यानी 18% है आप, तो 43% टैरिफ होगा। और उसमें दूसरी धमकी तो है ही कि मोदी की पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे। तो आपको कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, ये भी तय करने का स्वतंत्रता, आजादी नहीं है। वो भी वहां से, वाशिंगटन डीसी से और तेल अवीव से डिसाइड होगा। तो ये लेवल पे मोदी जी ने देश को लाके रखा है। और अंधभक्त अभी भी कहते हैं क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। अरे जाग जाओ, आप भी डूबने से बचोगे नहीं, आपका घर भी जद में आएगा आग के। खैर, आप कुछ कह रही थी, पूछ रही थी। जी, मेरा सवाल ये था राजू जी आपसे कि ये सब कुछ जो हो रहा है, वो देश में जो घटित हो रहा है, वो हम देख रहे हैं, और हर दिन के बाद ये और ज्यादा खराब भी होता जा रहा है। अब अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील है, उसके बारे में जयशंकर कहते हैं उनको ज्यादा पता है, पीयूष गोयल कहते हैं उनको ज्यादा पता है। फिर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर उसमें बहुत सारी बातों को छिपाया जाता है। जब ये बात की जाती है कि क्या रशिया से क्रूड ऑयल क्या लेना बंद कर दिया जाएगा, तो उस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया जाता। रशिया कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो 8 से 9 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को होने जा रहा है। भारत, जो रशिया के विदेश मंत्री हैं और उप विदेश मंत्री हैं, वो आके कहते हैं कि भारत ऐसा शायद नहीं करेगा, भारत के जो सम्मानजनक लोग हैं वो इसको शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हुआ तो फिर जो नुकसान है वो भारत को इतना उठाना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है और जिस ऑडेसिटी के साथ हो रहा है, ये रुकेगा और थमेगा कैसे? विपक्ष अपनी बात उठा रहा है, किसान कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, मोदी और ट्रंप का पुतला फूकेंगे, सड़कों पर नजर आएंगे। आप और हम जैसे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बदल क्या रहा है? सवाल ये है, आखिर ये जो ढिठाई है
सरकार की, और हर दिन के साथ ये जो बढ़ रही है ये आ कहां से रही है, और ऐसी क्या कमजोरी है और ऐसा क्या डर है ट्रंप का कि हर चीज पर नतमस्तक है ये सरकार। सिर्फ ट्रम्प का कहाँ है, चाइना का भी तो है। जी। नरवणे की किताब उसी पे है ना। तो जहां जहां जाकर आपने अपने राज पैदा किए हैं और वो छुपा रहे हैं वो देश, इसलिए और इसके बदले में भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, चूंकि आप प्रधानमंत्री भारत को देखिए। इसका शॉर्ट में कोई भी आदमी समझ सकता है, बोल क्यों नहीं रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसके कोई राज किसी दूसरे देश में नहीं है, वो चाहे बीजेपी का हो या विपक्ष का हो। वो आदमी बनना चाहिए जो दुनिया से हिंदुस्तान के लिए लोहा ले सके और हिंदुस्तान के लिए जो अच्छा है वो कर सके। चाहे कुछ दिनों के लिए हम अलग थलग पड़े यूएस और इजराइल से तो भी चलेगा, दोस्ती तो हमारी है, लोगों से तो दोस्ती होती है, नेताओं से नहीं। ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जिसका कोई भी विदेश में कोई राज नहीं, कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, चरित्र से साफ है, बेदाग है। और वो बीजेपी का हो तो भी अभी चलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश बचे, आप समझिए। और हम लोग जो टेक्स्ट बुक फॉर्मूला नेतानियाहू का अपना रहे, इस्लामोफोबिक बने हुए हैं, ईसाइयों पे हमला कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाए देश में, देश सृजन की तरफ आगे बढ़े। भले वो ज्यादा कम होता रहेगा, लेकिन जो भी पार्टियां आएंगी, और मुझे लगता है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें ममता जी की पार्टी शामिल नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि ममता जी की पार्टी और ममता जी की पार्टी जो आंदोलन करती है उसमें 12 सारा विपक्ष शामिल हो और ममता जी की पार्टी भी इसमें शामिल हो। ये बहुत कठिन समय है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के क्या राज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लोगों को बहुत रुचि है कि उनके पर्सनल क्या राज है उधर छुपे हुए। ये तो पक्का मालूम है हमको कि राज है, इसलिए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे और वो छुपा रहे, एक के पीछे एक कानून ला के हमारी जबान बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब 36 आवर का अवधि दे दिया है कि किसी पोस्ट को हटाना है या इसको हटाना है तो हम दे देंगे, तो आप हटाओ, ऐसा उनको गया है फतवा। तो लेकिन उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है उनके क्या राज है। उनके राज उनके पास रहे, उनके दोस्तों के पास रहे, वो कुर्सी खाली करे तो वो राज का कोई अहमियत नहीं रहती। समझिए, नरेंद्र मोदी के राज में चाइना को ना इंटरेस्ट है, ना अमेरिका को इंटरेस्ट है, ना इजराइल को इंटरेस्ट है। नरेंद्र मोदी के राज में लोगों को इंटरेस्ट तब तक है जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। देखिए, हम आम आदमी हैं, हम जाके 4 देशों में 4 कांड करेंगे, जब तक हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे वो ब्लैकमेल कैसे कर पाएंगे हमको। वो पर्सनल लेवल पे ब्लैकमेल कर ज्यादा नहीं कर सकते, आप समझिए। तो बात यह है कि बीजेपी आरएसएस को भी ये समझना चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए कि देश को बचा सके। देश रहेगा तो बाकी सारी चीजें रहेगी। भ्रष्टाचार भी आप तब भी कर सकते हैं, आपका देश हो। आप दूसरे के देश में, दूसरे के गुलाम देश में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ब्रिटिश से तो आरएसएस भ्रष्टाचार नहीं कर पा रही थी, ब्रिटिशों के साथ में भ्रष्टाचार कर रही थी। अब आप इजराइल, आपका खुद का देश है, तो इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ मिल बांट के खाने की क्या जरूरत है आपको? चाइना के साथ मीटिंग करने की, माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करने की क्या जरूरत है आपको, जिन्होंने आपकी जमीन हाथिया ली है ना? तो ये सारी बातें आपको मोदी, शाह और उनकी इकोसिस्टम के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। तो इससे निकलने का रास्ता तो साफ है। अगर देखिए 140 करोड़ लोगों का जीवन दांव पे लगा होता, 140 करोड़ लोगों के राज अगर दांव पे लगे होते तो मुश्किल था। 2-3 लोगों के राज अगर दांव पे लगे हुए हैं तो उससे अलग होना क्या बड़ी बात है एक पार्टी के लिए। और राजू जी, ये जो आप, क्योंकि मुंबई में ही रहते हैं आप और सितारों की नगरी, और वो सितारे जिस तरह से आरएसएस के पैरों में पड़े हुए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको लेकर आरएसएस को जिस तरह से पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश है कि देखिए हम वी आर एक्सेप्टेबल टू ऑल, और उनको एक्सेप्टेबल हैं जो आपके लिए हीरोज हैं, सो कॉल, जो आपके लिए सितारे हैं, जिनको ऊपर हजारों रुपए खर्च करके आप जिनको देखने के लिए जाते हैं, जिनको किसी ना किसी रूप में आप आइडियलाइज करते हैं, वो देखिए हमें आइडियलाइज कर रहे हैं, वो हमारे फैन हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। उसमें सलमान खान भी हैं, उसमें शिल्पा शेट्टी भी हैं, उसमें रणबीर भी हैं, उसमें और तमाम तरह के लोग हैं। तो ये जो देख रहे हैं एक ऐसी संस्था जो कि संविधान विरोधी, जो लोकतंत्र विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किस तरह की उसकी विचारधारा है, बहुसंख्यकवाद की उसकी विचारधारा है, अगर वहां जाकर इस तरह का महिमा मंडन वो कर रहे हैं तो ये कितने खतरे की बात है देश के लिए।
देखिए, ये सम्मेलन में जाना, इसका मतलब आप समझिए पैरेलल अगर आप खींचने जाएं तो अलकायदा या आईएसआईएस के सम्मेलन में जाने जैसा है। आरएसएस इज अ बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो गांधी जी की हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे वो सारे टेररिस्ट हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन सारी टेररिस्ट है। इन्होंने बाबरी मस्जिद जब गिरी तब पेड़े बांटे थे, मिठाई बांटी थी। बापू की हत्या हुई तब भी मिठाई बांटी थी। हमारे यहाँ दाभोलकर, दत्त प्रसाद दाभोलकर नाम के एक लेखक है और बहुत बड़े संशोधक रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वो छोटे थे, वो संघ में थे, तो वो चुपके से बुलाकर स्वयंसेवक को बापू मर गए करके मिठाई देते थे और यहीं पे खा लो कहते थे। तो ये ऐसी संस्था में ये लोग जा रहे हैं। और एक बात समझिए, सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस आपने देखे, लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ के मराठी के जो नामचीन संपादक है वो सारे वहां शुमार थे, वहां शामिल थे। आईएएस अधिकारी जो हैं, उनकी पत्नी जो आईएएस हैं, आईआरएस है, आईपीएस है, सारे के सारे वहां थे। और उसके ऊपर एक टिप्पणी महाराष्ट्र के जो नेता है ठाकरे, राज ठाकरे, उन्होंने सही की है। उन्होंने भागवत को कहा कि भागवत, आपका जो फालतू का प्रवचन है वो सुनने के लिए कोई नहीं आया था, पहले कभी आता भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डंडे का डर है कि वो आ गए। वो आपको सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आए, ना ही आपके जो चुटकुले थे वो सुन के उनको हंसी आई। उनको हंसी आना एक फैसिज्म का वो है, डर है। वो हंसेंगे क्योंकि शिल्पा शेट्टी को बहुत अच्छे लगे भागवत, क्योंकि उसके पति पे पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने का एक जुर्म का वो चल रहा है, केस चल रहा है। ईडी और यूडब्ल्यू उनके पीछे है। और ये ऐसे क्रिमिनल जो जिनके बैकग्राउंड है उनको बुलाने का क्या मतलब है? या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका बनाया है वो झूठ है, इनको बुलाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उनको करके रखा है। ये इसमें से एक ही सच होगा ना। भागवत के अगर सम्मेलन में शिल्पा शेट्टी आती है जिसपे आरोप पत्र लग चुका है, और वो सामान्य नहीं है, पोर्नोग्राफी का शूटिंग वगैरह किया उन्होंने, सेमी पोन या ऐसा कुछ है, मुझे नहीं मालूम ठीक से, लेकिन है। लेकिन उनके जो लंदन वंदन यहाँ वहां किया उन्होंने, यहाँ भी किया। वो पोर्न स्टार जो अभी हुआ है, सेमी पोर्न स्टार, वो तो अपनी चैट शो, पॉडकास्ट भी चलाते हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, थोड़ा नजर मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से एक वो, एक मैं नाम भूल गया, खैर वो जाने दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो आरएसएस को कोई महान नहीं बनाती। आरएसएस को ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, इसलिए इनको बुलाया गया है, ये पता चलता है। ताकि आरएसएस को रिसीव नहीं किया है समाज ने, एक भद्र समाज ने आरएसएस को रिसीव नहीं किया है। तो उन्होंने जो समझा भद्र है उनको बुलाया, जो नामचीन चेहरे है, जिनका नाम है। उधर भागवत ने बोला भी सलमान खान कुछ करेगा तो वो सब लोग करते हैं। और वो पूछा कि क्यों कर रहे हो, तो बोले सलमान करते हैं। तो सलमान क्यों करते हैं, तो मालूम नहीं क्यों करते हैं, सलमान सुन रहे थे। तो ऐसी बेतुकी बातें की उन्होंने, ताकि उन्होंने ये सोचा कि सलमान इस सम्मेलन में आ गए तो हम धन्य हो गए। बात यह है कि इट्स अ गिव एंड टेक। हम आपको, सरकार को बोल के हाथ नहीं लगने देंगे, और बदले में आप भी हमारे सम्मेलन में आके हमको लेजिटिमाइज करो, हमारे टेररिज्म को लेजिटिमाइज करो, हमारे लिंचिंग जो देश में हो रहा है उसमें हम बोल नहीं रहे, उसको लेजिटिमाइज करो। ये जो है वो इस्लामोफोबिया, शार्जिल इमाम, फिर उमर खलीद, फिर रुपेश कुमार, फिर सोनम वांगचुक, ये जेल में क्यों है? वहां पूछना चाहिए था भागवत को। वहां पर भागवत ने सीधा पल्ला झाड़ा, बोले वो नरेंद्र भाई की सरकार है लेकिन वो अलग है, हम अलग है। ये आरएसएस का ऑक्टोपस का एक ही शरीर रहता है, बाकी हाथ होते हैं। ये किसी को मालूम नहीं है क्या? हमको क्या मालूम? ये ऐसे ही किया। नथुराम गोडसे और उसके भाई ने, गोपाल गोडसे की मैंने इंटरव्यू किया था, गोपाल गोडसे का मैंने इंटरव्यू किया है मैम। तो उन्होंने उसमें बोला कि नथुराम, अब वो है नहीं, लेकिन वो वीडियो भी मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो ईटीवी में था। और बाद में मुकेश अंबानी की कंपनी जो है टीवी 18, उन्होंने खरीद लिया वो, तो उसके पास लाइब्रेरी होगी तो उसमें होगा शायद, पता नहीं। लेकिन वो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बहुत दुखी होते थे कि सावरकर भी पहचान नहीं दिखाते थे नथुराम को, और आरएसएस ने भी डिसोन कर दिया था। हम आरएसएस में थे। ये डिसोन करना जो है, ये जैसे कुरुलकर को डिसोन कर दिया, फिर हर वो शख्स जो पकड़ा जाता है उसको ये डिसोन कर देते हैं।
कल मोदी जी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे ना, ये डिसोन कर देंगे। कौन 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 आरएसएस वाला, देखिए अडवाणी और जोशी का, क्या आपको लगता है कि उस सम्मेलन में अडवाणी और जोशी आ नहीं सकते थे? लाया जाता तो आते नहीं। क्या वो स्वयंसेवक नहीं है? लेकिन ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेक्स्ट बुक है उनका, और उसके हिसाब से चलते हैं, और उनका सिर्फ सिर्फ एक ही मानदंड है, यूटिलिटी। ना ह्यूमैनिज्म है, ना एम्पथी है, ना कंपैशन है, ना आपके बड़ों के प्रति आदर है, ना छोटों के प्रति सृजन की भावना। इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, नफरत, नफरत और नफरत। और आपको बुलाया जाता है तो आप ये समझिए आपकी यूटिलिटी है उस नफरत फैलाने में, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो वहां करण जौहर हो, सलमान खान हो, या हमारे मराठी के सारे संपादक हो, इन सारे लोगों की यूटिलिटी ये नफरत फैलाने की। देखो ये लोग सब आए थे था, इसका मतलब ये नफरत फैलाना सही है, ये लेजिटिमाइज कर रहे थे। और ये नरेंद्र भाई का नाम लेके उन्होंने बोला वो अलग है, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के चट्टे पट्टे हैं। इनका देखिए, इनका वही हश्र होना चाहिए जो नाजी पार्टी का न्यूरमबर्ग में हुआ था। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है अगर देश को बचाना है आपको, वरना आरएसएस को चाहिए और गुलाम हो जाइए, इजराइल के, अमेरिका के, चाइना के गुलाम हो जाइए। धीरे 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 वो आपको अंदर से खोखला करेंगे, बाहर से जमीन आपकी कब्जा करेंगे, और आप उसी युग में जाएंगे जब ब्रिटिश आने से पहले और मराठा साम्राज्य के अस्त के बाद बीच का समय जो जैसे था वैसा हो जाएगा। नहीं, आप बहुत गंभीर बातें, जी बिल्कुल, आप बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। और ये तमाम लोग जो हैं, ये जब जाते हैं तो इसको, इन तमाम चीजों को वो लेजिटिमाइज ही करते हैं। वो ये वो लोग हैं जो कभी अंकिता भंडारी पर नहीं बोले, जब किसी लिंचिंग पर नहीं बोले, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर नहीं बोले, हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर नहीं बोले, योगी आदित्यनाथ के बयान पर नहीं बोले, 80-20 की जब बात हुई तब नहीं बोले, तब ये बिल्कुल खामोश थे। लेकिन वहां ताली बजाने के लिए और नाचने के लिए ये लोग वहां पर पहुंच गए, और बाहर आकर किस तरह के वो बयान दे रहे हैं, उनको शायद ये पता भी नहीं है कि क्यों उन्हें किस तरह से कहां बुलाया गया था, और शायद उनका चरित्र उनकी अपनी असली जिंदगी में इसके बिल्कुल उलट होगा। लेकिन क्योंकि उनको अपनी जो फिल्में हैं या जो भी उनका बिजनेस है उसको बचाए रखना है, तो वो कहीं तक भी, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो कुछ लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे राजू जी, कि विपक्ष को फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं? एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ओम बिरला ये कहते हैं कि भाई अब मोदी जी को उनके संरक्षण की जरूरत है, वो मोदी जी को संरक्षण प्राप्त करा रहे हैं, क्योंकि उनके पर कुछ भी हो सकता था। इस तरह की जब बातें कही जाएं, चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कहा जाए कि वो दांत से काट सकती थी मोदी जी को, मोदी जी की वजह से 56 इंच की छाती है, और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसमें भी अगर विपक्ष सारा एकजुट ना नजर आए, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी इस सब में अलग थलग पड़ गए हैं? क्या ही इज द ओनली वन? देखिए राहुल गांधी कम ज्यादा करके मेरी उम्र के हैं, है ना, और अभी भी अलग थलग पड़ना अगर मेरे से हो रहा है तो गड़बड़ है कुछ। तो वो यूनिलैटरल प्रोसेस नहीं होती, तो बायलैटरल प्रोसेस होती है। अगर मैं नेता हूं तो मुझे इंक्लूसिव होना है, ना कि लोग मेरे प्रति इंक्लूसिव होंगे। नेतृत्व का मतलब यही है, उनकी दादी से हमने यही सीखा है, उनकी चरित्र से हमने तो देखा नहीं। लेकिन मेरे गुरु थे विजय तेंदुलकर साहब, उनका और एस.एम. जोशी साहब का बहुत करीबी संबंध थे। वो विरोधक थे इंदिरा जी के। तो इंदिरा जी के बारे में वो पूछते थे तेंदुलकर जी, विजय जी, कि उनकी प्रतिमा तो तानाशाह जैसी थी ना इंदिरा जी की, लेकिन इस तरह के तानाशाह नहीं थी, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं किया, तो और देश को किसी को बेचा नहीं, देश को उल्टा बढ़ाया, कम नहीं किया, देश का गर्व बढ़ाया और आखिर शहादत दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन उनके बारे में पूछा तो एस.एम. जोशी विरोधक होने के बाद भी ये बोलते थे कि इंदिरा जी के कान बहुत बड़े हैं, यानी हर किसी की बात वो सुनती है, और हर किसी की बात सुनती है, और बाद में जिसकी बात सही है उसको अमल भी लाती है। जबकि आपको दूसरा एक उदाहरण अमोल पालेकर जी के इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि इमरजेंसी चल रही थी, इसलिए उनकी फिल्म नहीं जा रही थी, तो इंदिरा जी को पता चला तो इंदिरा जी ने खुद बुलाया और वो फिल्म भेज दी।
दिल बड़ा होना चाहिए, कान बड़े होने चाहिए, आंखें बड़े। तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष को, शॉर्ट में आपके आखिरी सवाल है इसलिए, कि विपक्ष का जो ममता जी की एक पर्सनालिटी है, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ईगो होगा ही स्वाभाविक रूप से। राहुल जी की एक पर्सनालिटी है, वो भी स्ट्रांग पर्सनालिटी, ईगो होगा ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये वक्त है जब अपने अपने ईगो बाजू रखकर उनको अपना एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और वास्तविक देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए और इकट्ठा आना चाहिए सब लोग। मैं दो लोगों को छोड़ के, यह पवार फ्रैक्शन, मैंने बड़े वाले पवार फ्रैक्शन, राष्ट्रवादी का और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, ये दो पार्टियां छोड़कर सारी पार्टियों को, ये दो पार्टियों को क्यों छोड़कर, वो मैं अलग प्रोग्राम हम करेंगे तो बोलूंगा। मैं अभी बोलना है नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो ये दो पार्टियों को छोड़कर सारी पार्टियों को हमेशा एक दिखना चाहिए। जब तक ये भारत की के ऊपर गुलामी का जो साया मंडरा रहा है वो पूरी तरह से दूर नहीं हो जाता, भारत की व्यवस्था फिर से सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती और भारत फिर से एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन जाता, फिर आप आपसी झगड़े और ईगो की लड़ाई करो। आप भ्रष्टाचार तो कर ही रहे थे, कर ही रहेंगे, लेकिन देश बेचने वाला भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया। मैंने जैसे कहा, मनमोहन तक जितने प्रधानमंत्री हुए अच्छे बुरे हुए होंगे, लेकिन ऐसी बातें कोई प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी देश से आती तो उसका जबड़ा हिला देते और उनकी एम्बेसी भी नहीं रहती यहाँ। तो ऐसी बातें अगर सुनने वाले प्रधानमंत्री है तो वो तो ना ही 56 इंच किया, वो हमारे मुंह पे पट्टी बना रहे हैं, यानी धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना पहुंच रहे हैं। तो विपक्ष को ये जी, विपक्ष को उनके चेहरे जाहिर सी बात है कि प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। विपक्ष को एक सॉलिडारिटी से उनके चेहरे की धूल दिखानी चाहिए और वो कुर्सी, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो कुर्सी सहित उनको अलविदा करके वहां वो प्रधानमंत्री बैठे, ऐसा देखना चाहिए। चाहे वो बीजेपी का भी होगा, कि जिसका कोई भी किसी भी देश में कोई राज छिपा हुआ नहीं। राजू जी, आप ये बात बोल रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी से मैंने इंटरव्यू किया है और लास्ट में आपके साथ जब मैंने कहा कि कैसे ये हालात बदलेंगे और कैसे क्या होगा विपक्ष को लेकर, क्योंकि मैं बात कर रही हूं, उनसे भी मैंने इसी तरह का सवाल पूछा था। सीधे तौर पर उनको ये कहना था कि देश से नहीं लेकिन विदेश से कुछ ऐसा होगा कि मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या आप इससे अग्री कर रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि मोदी जी को अपनी कुर्सी किसी कारणवश छोड़नी पड़ेगी, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि विदेश में ऐसी कुछ चीजें हो रही है कि उनको कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। वो कुर्सी साथ में लेके जाएंगे लेकिन छोड़नी पड़ेगी, यानी ये कुर्सी, वो उस कुर्सी में वो कोई और बैठेगा। लेकिन बात ये है कि फिर उसमें ये एक बात रह जाती है। देखिए, इसमें एक प्रेसिडेंस बन जाता है कि हमारे ऊपर जब कोई गुलाम बनाने की ताकत, कोई गुलाम करती है, कोई तानाशाह हमको इस तरह से बर्बरता से हमको ट्रीट करता है 140 करोड़ लोगों को, तो विदेश से कुछ होता है तभी वो निकलता है। ये बात एस्टेब्लिश हो जाएगी हिस्ट्री में। हमारे अंदर, भारत के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आंदोलन करके उसको हटाया जाए, जो हमारा प्रधानमंत्री और पीएम केयर को छुपा रहा है। तो फिर ये जो बात है, मुझे ये यकीन है कि मोदी जी को हटना पड़ेगा, लेकिन वो हटना भारत की जनता की इच्छा से हो, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट, आने वाला हर प्रधानमंत्री ये सोचेगा कि ये जनता ऐसी नहीं कि सहेगी। नहीं है तो क्या होगा, आने वाले प्रधानमंत्री ये सोचेंगे जब तक विदेश में होगा तब तक देखा जाएगा, तब तक मेरी कुर्सी अक्षुण्ण है। तो ये प्रेसिडेंस भयानक है, ये और एक नए तानाशाह को जन्म देने वाला है, कभी ना कभी, फौरन नहीं होगा, लेकिन ये नहीं, ये अगर अंदर से भी आंदोलन होता है तो मैं समझूंगा कि ज्यादा अच्छा होगा, लोकतांत्रिक होगा, गांधी के रास्ते से होगा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आपने सही यहाँ पर बात कही है, और जाहिर सी बात है कि इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है। 140 करोड़ से ज्यादा का हमारा देश है। अगर वाकई में इन देशवासियों को, मेजॉरिटी को ये लगता है यहाँ पर कि जो सब कुछ हो रहा है वो उनके लिए ठीक नहीं है, इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो आखिर वो खामोश होकर ये तमाम तमाशा क्यों देख रहे हैं और इलेक्शन दर इलेक्शन बीजेपी आखिर क्यों जीत रही है? खैर, इसका भी एक और फॉर्मूला है। SIR जो प्रक्रिया जो शुरू की गई है उससे तो अब साफ लग गया है कि सरकार जनता को नहीं, जनता सरकार को नहीं, बल्कि सरकार जनता को चुन रही है। ये भी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।